इस स्पोर्ट्स में जो है पहली बात आपके पास पैसा होना चाहिए, दूसरी बात टैलेंट तो ठीक है, टैलेंट तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, एंड देन अब स्पिरिचुअली जो है वो इसके साथ लिंक होने चाहिए। हाँ मैंने करना है चाहे कुछ भी हो। आई वॉज रियली सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, काइंड ऑफ स्ट्रेस व्हेन आई वाज इन अ रेस ऑन द गेट। उस टाइम मैं क्या फील करता था वो मुझे पता है। मेरी पूरी बॉडी जो है वो ज़ीरो एनर्जी चली जाती थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। इफ़ यू आर कमिंग फॉर मनी देन दिस इज़ नॉट योर वे, दिस इज़ नॉट योर जर्नी व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। हाँ, इफ़ यू आर कमिंग फॉर योर ड्रीम, अगर आपका ये ड्रीम है, आप इसमें आ रहे हो ड्रीम के लिए एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर नेशन, देन यू शुड कम। सी सैन भाई, मसला ये है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है किसी भी स्पोर्ट्स में, द ओनली एंड अल्टीमेट ड्रीम जो होता है वो ओलंपिक्स का होता है। इवन दो इफ़ यू आर नॉट विनिंग अ मेडल इन ओलंपिक्स इट डजंट मैटर, बट बीइंग द पार्ट ऑफ ओलंपिक्स इज एवरी एथलीट्स ड्रीम। Welcome to Pop Snap and Zap, where the only language that we understand is adventure, adrenaline and extreme. I'm your host Sehan and this is your mini host Zaza. Today we have a really special guest with us, Zubair Ahmed Lone, who made history not only once but twice for India, winning the first ever silver medal in alpine snowboarding for India, followed by an immediate gold medal. तो मतलब सपना लगा होगा ना इतने सारे मेडल्स जीत के? या बेसिकली ये हर एक एथलीट का जो है सपना होता है किसी भी स्पोर्ट्स में। जो भी कोई एथलीट compete करता है तो ये हर एक इंसान का सपना रहता है कि उसको एक मेडल मिल जाए। एंड मैं तो इस चीज़ पे जो है काम कर रहा हूँ नियर अबाउट 20 ईयर्स से अब। एंड it was my dream to get a national medal and I got it, and then it was again my dream to get a international medal. And this season I have been working really hard from last couple of years. I have been doing international competitions. I got some like 2-season training straight, like international training, and वो जो है वो मेरे काम आई। एंड इस सीज़न माशाल्लाह मैंने जो है इंडिया को जो है पहले 2 सिल्वर्स दिए, इससे पहले किसी ने दिए नहीं है। एंड उसके बाद इमीडिएटली तो नहीं बट आई डिड नियर अबाउट 10 to 15 मोर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, जिसमें मेरा सेकंड थर्ड कंटिन्यूसली रह रहा था। एंड वो जो सेकंड थर्ड सिल्वर एंड ब्राउन्स मुझे मिल रहे थे वो मैं जो है हार रहा था लाइक फ्रैक्शन से। लाइक कभी मेरा जो है फर्स्ट प्लेस जो वो छूट गया 8 फ्रैक्शन से, कभी मेरा जो सेकंड प्लेस है वो 40 फ्रैक्शन से छूट गया। तो आई वाज रियली क्लोज, बट एट द एंड आई वाज competing in Lebanon. I had a face race there, and somehow I was a little bit faster than other people. I was basically all set that time because it was something like everybody was expecting from me that अभी बहुत हो गया कि आपका सिल्वर और जो ये ब्राउन्स है ये अब हमारे काम का नहीं है। So I try a little bit more harder and yeah, finally ऊपर वाले का शुक्र है कि I made it on the podium and I got the first ever 2 gold medals for India. So ये हर एक इंसान का, हर एक एथलीट का सपना होता है। कुछ लोग जो है उसको कंप्लीट कर पाते, some made it and some cannot, and I am one of the people who made it and I am very proud to get India the first ever international gold medal. So yeah. Congrats. थैंक यू सो मच। तो टोटल में मतलब सीजन में कितने मेडल आए? बेसिकली मेरे जो इंटरनेशनल मेडल्स है वो नियर अबाउट आई थिंक 12 है, जिसमें से 2 गोल्ड है एंड नियर अबाउट 8 आई थिंक सिल्वर मेडल्स हैं एंड 3 आई थिंक ब्राउन मेडल्स हैं। एंड देन लाइक आई वाज कम्पीटिंग मोस्टली इन यूरोप। वहाँ से वापस आके अभी रिसेंटली हमारा जो है खेलो इंडिया था
5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया, और उसमें मेरा जो है स्लालम में सेकंड प्लेस रही, सिल्वर मेडल। एंड द नेक्स्ट डे हमारा जीएस का जो है कंपटीशन था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा। सो नियर अबाउट दिस सीज़न जो है लाइक नियर अबाउट 14 मेडल्स जो है वो मेरे टोटल इस सीज़न रहे। तो 14 लोगों का सपना होता है एक मेडल मिल जाए, आपने एक सीज़न में 14 उठा लिया। आई मीन दिस इज़ नॉट समथिंग जो इंस्टेंटली मेरे पास आया। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा, आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। लाइक अब मान लो 2008 से मैं इस चीज़ के लिए जो है मेहनत कर रहा हूँ। एंड लाइक ये चीज़ ये थी कि जब भी मुझे सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस मिलती थी, मेरे घर वाले या मेरे दोस्त या जो कोई भी लाइक मुझे जानने वाला या जो भी स्पोर्ट्स वगैरह है, तो वो कभी भी जो है खुश इस चीज़ से नहीं थे कि भाई आप क्या सेकंड थर्ड कुछ अच्छा करो, गोल्ड ला के दिखा। एंड ये चीज़ लाइक मैंने जब इस विंटर सीज़न जो है compete करना स्टार्ट किया, जैसे ही मेरा सिल्वर मेडल आया, जो मेरा सर्बिया में रेस थी, मेरे 2 मेडल्स आए, एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद द सिल्वर बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम टू गेट इवन 1 इंटरनेशनल मेडल। एंड वो कंप्लीट हुआ, तो वो जो एक वो तड़प थी, वो जो एक वो प्रेशर होता है, नहीं अभी और चाहिए, दिस इज़ नॉट इनफ। कभी कभी क्या होता है कि इंसान या कोई भी एथलीट है वो सोचता है कि कम से कम एक ही मेडल आ जाए, आई जस्ट वांट 1 इंटरनेशनल मेडल और एनी नेशनल मेडल या डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में। बट जब उस एथलीट को वो मिल जाता है, उसके बाद उसका जो वो जुनून है उस चीज़ का, वो मेडल लेने का, वो और बढ़ जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मेरा एक रहा, 2 रहे बेसिकली, पहले जो 2 सिल्वर मेडल्स थे, उसके बाद मेरा वो जो दिमाग और दिल था वो सुकून नहीं था, नहीं और चाहिए अब, और भूख लग गई एग्जैक्टली, और भूख लग जाती है। एंड आई कीप रेसिंग, आई कीप डूइंग माई, आई कीप ट्रेनिंग, एंड मेरी स्किल्स और भी अच्छी रही। इन द बिगिनिंग जब मैंने रेसिंग इस सीज़न स्टार्ट की, मैं फिनिश जो कर रहा था वो नियर अबाउट 50th मेरा एक रेस में जो है रिज़ल्ट रहा, मैं 50वें नंबर पे आया। फिर नेक्स्ट डे उसी दूसरी रेस में मैं 45th और 40th रहा। तीसरी रेस में फिर आई थिंक 32nd रहा, एंड 4th रेस में फिर 25th के आसपास रहा। तो बेसिकली मसला ये था कि जितना आप ट्रेन एंड उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो यू आर बेसिकली गेटिंग इट दैट वेयर आई एम एंड वेयर दे आर, how much more practice I have to do, and experience regarding racing. It's a different thing. Like if you are a normal snowboarder and you are really good, but then you are going in a competition to race with other people, it's a totally different feel, it's a totally different experience. You are not actually what you think you are. आप वहाँ लाइक इफ़ आई एम अ गुड वन एंड मैं जब रेस में जाता हूँ, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है इफ़ अनटिल आप एक रेसर नहीं हो, आपने वो कॉम्पिटिशन्स किए नहीं हैं, आपने वो प्रेशर झेला नहीं है, आपने वो डर देखा नहीं है, आपने उन कोर्सेज में जो है ट्रेन नहीं किया है या रेस नहीं की है, तो यार डेफिनेटली वो एक चीज़ रहती है। एंड आई समहाउ मेड इट, not somehow, I have been working really hard, and ये उस चीज़ का फल है that I'm here. ये आपने somehow कह के मतलब मैं काफ़ी हंसने वाला था, क्योंकि somehow नहीं, ये तो मेरे को भी पता है कि आपने 2-3 साल तो बहुत मेहनत की। Exactly, मेहनत की अगर बात करें तो ये 2-3 साल जो पिछले 2-3 साल से थे, ये बड़ी टफ रहे, बट बैक था बेसिकली, मेरे पीछे जो है लोग थे, बैक था मेरा। उससे पहले जो मैं यहाँ पे इंडिया में रह के, गुलमर्ग में रह के, जो भी नॉर्मल हमारे नेशनल्स, स्टेट चैम्पियनशिप्स, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स या कोई लोकल चैम्पियनशिप्स होती थी, तो आई यूज़ टू डू इट बाय माय ओन।
आता था तो सभी लोग जो है वो वेल एंड गुड करते थे, हाँ ठीक है, अच्छा यू आर डूइंग गुड। नहीं आता तो लाइक हर एक से गालियाँ पड़ती थी। पूरा दिन स्लोप्स पे ट्रेन करते रहते हो, जो भी पैसा है वो इस चीज़ पे खर्च करते हो, बट रिजल्ट्स कोई नहीं आ रहे हैं। तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट था हमेशा से, हमेशा से। एंड जो पिछले 3 साल मेरे रहे, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑफ कोर्स स्पैन फाउंडेशन एंड स्पेशली ज़बर1, जिन्होंने मेरा टैलेंट, मेरी डेडिकेशन एंड मेरा स्पिरिट इस स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो उन्होंने देखा, एंड दे decide that they will support me in my journey basically. And yeah, though these last 3 years it's been really hard for me, from a small village, and training in United States of America in Colorado. Steamboat Springs is one of the famous and the most expensive ski destinations in the whole world basically. And you are training there with one of the best guys in the world. You are training with Olympians, you are training with World Cup riders, and you are training with an Olympian coach who has he has been an ex-Olympian himself, Tedo Rimmelink, and he's the best guy basically. And या वो चीज़ जो है वो बड़े टफ़ रहे मेरे 3 साल, बट जो रिज़ल्ट्स है वो यहाँ पे मैंने हार नहीं मानी. आई केप्ट माई सेल्फ, ओके आई एम गना मेक इट, आई एम गना मेक इट. कभी कभी रोया भी मैं, कभी कभी कुछ ऐसी इंजरीज़ भी रही. कोई शुक्र अल्लाह ताला का कि कोई वैसी इंजरी नहीं रही जिससे मुझे स्टॉप करना पड़े. बट कभी कभी मसल पुल्स या कभी कभी कोई ऐसे फॉल्स हो जाते थे जिसमें आपको तकलीफ़ होती थी, आपके मसल्स हर्ट होते थे, या इंजरी भी कोई ऐसी हो जाती थी जिससे आपको स्टॉप करना पड़ता था. बट उन चीज़ों के साथ मैंने फ़ाइट करके जो है मैंने बंद नहीं किया. आई केप्ट डूइंग इट विद पेन. Like when I was good, I was doing it. When I was in pain, I kept myself in training. I kept doing races, and I like वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था. एंड वो एक्सपीरियंस जो है वो मुझे अभी जो है इस मुकाम पे लाया. तो ये कोई लाइक ईजी जर्नी नहीं थी. इट्स नॉट एन ईजी जर्नी फॉर श्योर. टफ है बहुत, बिकॉज दिस विंटर स्पोर्ट्स जो हमारा इंडिया में अगर हम बात करें या बाहर की बात करें तो दिस इज़ कॉल्ड वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. आपका एक सेट जो है इक्विपमेंट का दैट कॉस्ट नियर अबाउट 4 to 5 lakhs of Indian rupees, maybe more than that if you are buying a nice quality stuff. वो आपको नियर अबाउट 3, 4, 5, 6 lakhs तक चला जाता है. एंड लाइक अगर मैं बात करूं 2022 की, टू से पहले की, मेरा जो सेटअप था इक्विपमेंट का उसको रिलेट आज के सेटअप के साथ करके जो है इट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम. वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है. देन आई वाज राइडिंग रियली सॉफ्ट. इट वाज अ हार्ड स्नोबोर्ड, एल्पाइन स्नोबोर्ड, but was very soft. And जूते जो आगे जाने से पहले ये सॉफ्ट और हार्ड स्नोबोर्ड में फ़र्क क्या है? लाइक इससे फ़र्क क्यों पड़ता है? मैं बोलूँगा आपको. ये कंटिन्यू हो रहा है? हाँ, ये कंटिन्यू हो रहा है. Okay. एक बार ताकि लोगों को समझ आ जाए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे. या सी, सो बेसिकली सॉफ्ट स्नोबोर्ड और हार्ड स्नोबोर्ड में डिफरेंस जो मैं आपको बोलूँगा वो ये है. देखिए, फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ डूइंग फ्री राइड, दे यूजुअली कॉल इट सॉफ्ट स्नोबोर्ड, लाइक विद द सॉफ्ट बूट्स, विद द सॉफ्ट बाइंडिंग्स एंड द सॉफ्ट स्नोबोर्ड, जिसके जो यूजुअली जो है नॉर्मली एवरीबडी राइड्स इट. इवन you are a rider, you also ride soft boots. But in alpine snowboarding is a different kind of snowboard. You can only ride it from one side.
there is no nose from the back side. So it's only one direction snowboard. You cannot ride it on the back side. Some people does, if you fell in the course, then they ride a little bit in the back side to get back in the course that way. But usually you cannot ride it both sides. And उसमें भी फिर फ़र्क आता है. जैसे उसके 3 फ्लेक्सेस होते हैं. जो हार्ड स्नोबोर्ड हमारा अल्पाइन स्नोबोर्ड होता है, ये मोस्टली लोगों को यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर पता है नहीं, बिकॉज़ उतने ज़्यादा लोगों की इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है नहीं. उस चीज़ में भी हमारे स्नोबोर्ड्स में ना 3 फ्लैक्स के स्नोबोर्ड्स आते हैं. एक तो सॉफ्ट फ्लैक्स होता है, मीडियम फ्लैक्स होता है और हार्ड फ्लैक्स होता है. इफ़ फॉर एग्जांपल यू आर अ बिगिनर राइडर, you even know how to ride the snowboard, and you are switching to the hard boots. So it's always better for a snowboarder to get on the soft one, the soft flex, because that helps you to learn more easily. आपकी turning वगैरह जो है या edging proper होने की, या turn properly कहाँ पे लेनी है. Even if you are doing the gate training, you can easily make it done. And then उसके बाद if you are a little bit more intermediate rider on hard boots in alpine snowboarding, you can switch to this medium flex, and you can ride it. Once you are good on the medium flex snowboard, you can switch to the hard flex one. But there is one more thing which makes a big difference, जो कि लोग जो है सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड फ्लेक्स क्यों चूज़ करते हैं. जो सॉफ्ट फ्लेक्स है, इफ़ योर बॉडी वेट इज़ नॉट दैट मच एंड यू आर नॉट पावरफुल, आपकी उतनी मसल्स ने या उस आप में उतना पावर है नहीं, तो वहाँ पे जो है लोग जो है वो सॉफ्ट फ्लेक्स जो है अल्पाइन स्नोबोर्ड यूज़ करते हैं ज़्यादातर. एंड उसके बाद जो मीडियम वेट्स के लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लाइक 85 kgs and I'm riding a medium flex right now, Kessler 162 in slalom and 186 centimeters in GS, which I think next season when I'll start my season I might go to 190 or 192, because the bigger board, the more speed and more stability on the icy slopes. So वो चीज़ रहता है. And if somebody is like more than 95-100 kgs, because there are people who are pretty muscular and they are big, tall, तो वो mostly use करते हैं hard flex snowboards, जिनका जो stiffness है वो hard होता है. And they also try to use the longer ones, जिसका size जो है वो बड़ा होता है. They're about 192, 195. Even there are some people on the World Cup platform who are riding 200 centimeter snowboards. तो वो चीज़ है, उसमें ये चीज़ डिफरेंस रहता है. अदरवाइज स्नोबोर्ड्स जो है अल्पाइन स्नोबोर्ड में सेम मैन्युफैक्चर होता है, उनका सेम डायमेंशंस वगैरह होता है, एज एंगल वगैरह जो वो सेम यूज़ करते हैं. बट द ओनली थिंग इज़, अगर आप इंटरमीडिएट बेसिक या एडवांस हो तो आप उस हिसाब से जो है स्नोबोर्ड जो चूज़ करते हो. तो वो चीज़ है. बाकी सॉफ्ट एंड हार्ड में वही डिफरेंस है जो यूजुअली लोग नॉर्मली जो फ़न के लिए यूज़ करते हैं. दे जस्ट सॉफ्ट स्नोबोर्ड हमारा रहता है फ्री राइडिंग के लिए ऑन द माउंटेन, सॉफ्ट स्नो में वो यूज़ करते हैं. बाकी जो अल्पाइन है ये मोस्टली रेसिंग के लिए होता है. तो वो डिफरेंस है इस चीज़ की. ये तो टेक्निकल चीज़ें हो गए. ये तो टेक्निकल वो तो मतलब ऑडियंस के लिए अच्छा है, जिनको स्नोबोर्डिंग के बारे में ज़्यादा जानना है, प्रोग्रेस करना है, उनके लिए अच्छा है टू फिगर आउट कि कौन सा बोर्ड कहाँ से स्टार्ट करना है. और इससे मेरे को एक चीज़ जो बात याद आती है वो कि काफ़ी सारे जो एथलीट्स हैं इंडिया में, अभी कश्मीर में मोस्टली, आपको देख के इंस्पायर हुए. लाइक लॉट ऑफ देम लुक एट यू and they now see कि it's possible to go pro. A lot of them are young athletes, so if you had any advice or anything you would want to say to them, तो क्या बोलते हैं आप उनको? Basically, this thing I also realize like from these past 3 years,
people are definitely following me, especially the young kids. Like जिन लोगों को even I have trained so many people जो youngster हमारे कश्मीर के local boys हैं who cannot afford to pay for the tickets on the gondola या हमारे जो ड्रैग लिफ्ट्स वगैरह है यंग कोच का जिन्होंने नया स्टार्ट किया था. When I was training there, they always used to come to me and ask me if I can give them some tips या उनको थोड़ी सी coaching. So it was always pleasure for me to help them with the training. जो भी मेरे को खुद आता था उस टाइम मैं definitely share करता था. एंड मैंने किसी से सीखा नहीं है, मेरा खुद का कोई कोच रहा नहीं है, खुद मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था. तो डेफिनेटली दीज पीपल इवन मुझे मैसेज आती है दैट जो ये यंगस्टर्स है ये आपको डेफिनेटली अभी जो है अपना वो रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है जिस स्ट्रगल से मैं गुज़रा हूँ, जिस जगह से मैं निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, एंड ऊपर वाला इंशाल्लाह आगे भी ले जाएगा जहाँ पे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है. तो वो डेफिनेटली मुझे प्रेज़ करते हैं, वो मुझे लाइक ये दिल से वो बोलते हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक वो सामने कुछ और बोलते हैं पीछे कुछ और बोलते हैं. मैंने सबकी हेल्प की है एंड मैंने सबको ट्रेन भी किया जितना मुझे आता था. तो ये एक अच्छी फीलिंग है कि वो मुझे इस चीज़ में जो है प्रेज़ करते हैं. बट द थिंग इज़ कि ये स्पोर्ट्स जो है जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. एंड इस स्पोर्ट्स में जो है अगर किसी के पास टैलेंट है वो उस टैलेंट के साथ जो है आगे नहीं बढ़ सकता. इन दिस स्पोर्ट्स you cannot go where you want to go just with the talent. You need discipline. Okay? अगर मैं discipline की बात करूं तो मैं पिछले 3 साल से जुलाई 2021 से पहले जो मेरा रहन सहन ट्रेनिंग it was nowhere basically. But I was still working out in the summers या winters में रनिंग मेरी रहती थी. जो कुछ भी छोटा जो अपने आप को फिट रखने के लिए जो है मैं करता था, दैट वाज समहाउ हेल्पिंग मी इन द विंटर्स बेसिकली. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2022 में जब मैंने ज़बर-1 जो है ज्वाइन किया एज एन एथलीट ऑफ ज़बर-1, तो उन्होंने मुझे जो है खाली स्पोर्ट मेरी स्नोबोर्ड रेसिंग में नहीं की. I was really suffering from the stress, kind of stress when I was on the in a race on the gate. उस टाइम मैं क्या फील करता था वो मुझे पता है. मेरी पूरी बॉडी जो है वो ज़ीरो एनर्जी चली जाती थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. एंड भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही होती थी उस टाइम. एंड उस चीज़ से ज़बर-1 ने जो है मेरा जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्लासेस दिलवाए, जिन्होंने मुझे सिखाया हाउ यू कैन फाइट विद दीज थॉट्स व्हेन यू आर ऑन द गेट रेडी फॉर योर रेस. या वो है या इन समर्स आई एम गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम ज़बर-1 in June in Delhi, which is the one of the hottest months of a year. इन दिल्ली बेसिकली 50 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है. तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, इतनी गर्मी में क्या करें वहाँ पे. बट मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सेक्रीफाइस की. घर का वो मज़ेदार बेड वगैरह सेक्रीफाइस किया. आई केम हेयर, आई ट्रेन विद ज़बर-1. They really you guys basically built me and the results are here. तो इस स्पोर्ट्स में जो है पहली बात आपके पास पैसा होना चाहिए. दूसरी बात टैलेंट तो ठीक है, टैलेंट तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. एंड देन आपका आप स्पिरिचुअली जो है वो इसके साथ लिंक होने चाहिए. हाँ मैंने करना है चाहे कुछ भी हो. डिसिप्लिन आपका ज़रूरी है. इफ़ योर कोच इज़ टेलिंग यू ओके ब्रदर गेट अप इन 5 in the morning, वी आर गोइंग फॉर अ रन, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर रन, आप 5 नहीं 4 बजे खड़े होने चाहिए. तो उस टाइप का जो है डिसिप्लिन इसमें होना चाहिए.
And I was lucky that before I joined Zabarwan, I was doing this BPEd, Bachelor's of Physical Education. एंड वहाँ का वो एक जो थोड़ा सा था हमें सुबह उठाने का एंड देन रन कराने का, फिर एक्सरसाइज कराने का, तो कभी कभी वहाँ पे ऐसा लगता था यार मेरा तो कुछ बनने वाला है नहीं, तो छोड़ दो, नहीं करना है. बट दिस ड्रीम जो मेरा है जहाँ तक पहुँचने का, आप लोगों ने मुझे, ज़बरवन ने मुझे ये चीज़ जो है दिमाग में डाली कि भाई ये सपना जो है ये कोई एक जो है कंप्लीट कर पाता है. एंड इस सपने को पूरा करने, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस मोस्ट ऑफ योर थिंग्स, योर वो लेजर थिंग्स जो है, आराम करने का या फन करने का या जो भी है. तो नाउ I learned that I have been, you know, spending most of my time with it now. It's been 3 years now जो मैं specifically in summers I don't do any work now. I just work near about 9 hours in a day in summers basically. मेरा जो trial and training रहता है जो आप लोगों ने basically set किया है, तो वो मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा कि मेरा जो है सुबह मॉर्निंग में नियर अबाउट 3 किलोमीटर्स का रन रहता है, रन रहता है या तो मेरा साइकिलिंग, मोस्टली मैं साइकिलिंग जाता हूँ, रोड बाइकिंग. And I do near about 60 to 80, sometimes it goes 90 kilometers every day, which I complete in like 2 to 3 hours. तो मैं अपने टंगमर्ग से नीचे पूरा नारबल जाता हूँ, नारबल से कभी वापस आता हूँ, या तो मुड़ के वहाँ बारामूला से जो है वापस घर आ जाता हूँ, या तो मेरा मोस्टली रहता है गुलमर्ग, ऊपर जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ, या तो बाबा ऋषि मेरा रहता है. तो ये जो डेस्टिनेशन से मैं कंटिन्यूसली मेरा एवरी डे वीक में रहता है. ओनली ऑन संडेज़ और सैटरडे संडेज़ कभी कभी मैं रेस्ट लेता हूँ. एंड उसके बाद मेरा वापस आके ब्रेकफास्ट रहता है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, लंच करके 1-1.5 घंटा रेस्ट, उसके बाद वर्कआउट जिम में. एंड मेरा जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज आप लोग ज़बरवन ने दिया है वो मैं फॉलो करता हूँ. एंड कभी कभी वेट लिफ्टिंग भी हो जाती है, बिकॉज इन स्नोबोर्डिंग यू नीड प्रीटी स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड बिग लेग्स जो कि बहुत सारा पावर जो है जनरेट करे. एंड मैं वर्कआउट करता हूँ नियर अबाउट 2.5 आवर्स, कभी 3 आवर्स भी चला जाता है. उसके बाद वापस घर आके जो भी मेरा डाइट ज़बरवन ने जो दिया है उस पर फोकस करता हूँ, वो चीज़ें खाता हूँ. ज़्यादा इधर उधर का मेरा नहीं रहता है, कभी कभी हो जाता है इधर उधर, तो ज़्यादातर मैं फोकस ही करता हूँ अपने डाइट पे. एंड उसके बाद देयर इज़ वन लाइक स्पोर्ट, वॉलीबॉल. मेरा फेवरेट रहा है बचपन से, बिकॉज़ हमारे स्कूल में उतना बड़ा ग्राउंड था नहीं, बस वॉलीबॉल का एक छोटा सा कोर्ट था. तो जितने भी लड़के हमारे स्कूल से, जो हमारा पहले प्राइमरी स्कूल था उससे निकले, वो सारे अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे. तो वो जो स्पोर्ट्स है हमेशा मेरे साथ रहा. तो आई लव प्लेइंग वॉलीबॉल इन द इवनिंग. तो मेरा नियर अबाउट 2-3 आवर्स शाम का जो उसके साथ चला जाता है. एंड फिर उसके बाद वापस आके डिनर कर लो, सो जाओ, सुबह फिर से उठो. तो मेरा जो है कंटिन्यूसली रिपीट यही रहता है. देयर इज़ नथिंग एल्स आई कैन डू. आगे जाने से पहले ये आपका डाइट इधर उधर किधर जा रहा है? आई मीन कभी कभी बेसिकली मसला ये है कि कभी कभी आपको क्रेविंग हो जाती है कि नहीं भाई थोड़ा सा ये खा लेते हैं. तो कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर गए तो कुछ इधर उधर का खिला देते हैं. बट बाकी जो है सेम अपनी जगह पे जो भी दिया है, जो भी डाइट चार्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं. एंड मोस्टली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग लाइक आउटसाइड इन द विंटर, यू नो ड्यूरिंग द विंटर टाइम, जब हमारा रेसिंग का सीज़न रहता है, तो वो जो डाइट चार्ट है ना वो मोस्टली जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फूड डिफरेंट है. एंड हमारा प्रॉब्लम है कि भाई हलाल ही खाना है, तो वो चीज़ मिलता नहीं वहाँ पे. एंड कभी कभी वो पता नहीं क्या क्या बिल्लियाँ तक दे देते हैं, मंकीज़ तक मिल जाते हैं. तो वो चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हमारा. एज अ मुस्लिम आई कैन नॉट ईट दिस काइंड ऑफ मीट. या विंटर्स में थोड़ा सा हमारा जो है ये हो, एक तो वीकनेस आ जाती है, दूसरा फिटनेस उस टाइप की रहती नहीं है.
बट थैंक गॉड कि हम कंटिन्यूसली ट्रेन स्नोबोर्ड का जो है करते रहते हैं, एंड वहाँ से साथ में रेसिंग भी होती है, तो उस चीज़ से जो है फिटनेस का उतना ज़्यादा इफेक्ट कम होने का पड़ता नहीं है, ठीक ठाक रहता है। बट या डेफिनेटली एवरी जो विंटर स्पोर्ट्स एथलीट है, मोस्टली स्नो बोर्डर्स, बिकॉज दे स्टार्ट इन नवंबर एंड देन दे एंड्स इन अप्रैल, सो दीज 3-4 मंथ्स जो हैं वो मोस्टली घर नहीं जाते हैं या वो एक जगह पे रुकते नहीं हैं। आज आपका फॉर एग्जांपल एक जगह पे इटली में आपका वर्ल्ड कप है, 3 दिन आपने वहाँ पे वर्ल्ड कप रेसेस खेली, चौथे दिन आपको फ्लाई करना है, आपको जर्मनी पहुँचना है या किसी और कंट्री, ऑस्ट्रिया पहुँचना है, किसी और कंट्री में पहुँचना है या ड्राइव करके पहुँचना है। एक दिन वहाँ पे ट्रेनिंग किया, दूसरे तीसरे दिन आपकी रेस है, चौथे दिन आप निकल रहे हो। तो ये जो शेड्यूल है ना उनका पैक रहता है, बिकॉज हमारा जो शेड्यूल है वर्ल्ड कप्स का फॉर एग्जांपल वो जून जुलाई में आ जाता है, जून में आई थिंक आ जाता है वो, कि ये जगहों पे इन डेट्स पे जो है वर्ल्ड कप्स या यूरोपा कप्स या जो भी रेसेस है, एशियन कप्स जो है या फिश रेसेस है, यूरोपा कप्स है या नॉर-AM कप्स है, तो ये रेसेस जो है इन डेट्स पे जो है आपको मिल जाएंगी। तो उस वजह से जो है उनका पूरा जो शेड्यूल है वो पैक रहता है, ट्रेनिंग कोई कर नहीं पाता है। इसी वजह से जो है जो विंटर स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं वो समर्स में दे ट्रेन प्रीटी हार्ड, दे वर्क ऑन देयर बॉडी just for those 3-4 months to get better results and to be fit for those 4 months. And that's what I have been doing, because I have seen most of these athletes, international top riders, World Cup riders, Olympians even, how they work, and that's also you guys helped me to figure out everything, what kind of training I need, and I'm doing the same stuff what they are doing, and the results are in front of you. तो इतने सारे विंस के बाद काफ़ी सारे यंग एथलीट्स अब आपसे इंस्पायर हो गए, मतलब आपको देखते हैं, दे लुक अप टू यू, एंड नाउ दे बिलीव कि प्रो जा सकते हैं, कि इंडिया में पॉसिबल है, नॉट ओनली क्रिकेट एंड नॉट ओनली अदर मेजर स्पोर्ट्स में भी लाइक कबड्डी और फुटबॉल, बट विंटर स्पोर्ट्स में भी चांस है प्रो जाने का। तो मतलब अगर एडवाइस देना होता किसी यंगस्टर को अपने एक्सपीरियंसेस से, क्या देते हैं आप? देखो सहन भाई, मसला ये है कि ये स्पोर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा पैसा चाहिए एक बोरी में भर के, तब जो है आप इस लेवल तक जा सकते हो। ये एक एडवाइस है उनके लिए। एंड उसके बाद जो है अगर कोई सोचता है कि मेरे पास टैलेंट है एंड मैं उस टैलेंट से जो है वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो ये उन लोगों की गलतफहमी है। हाँ ठीक है, टैलेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस जर्नी बेसिकली, एंड लेकिन उसके अलावा जो है आपके पास जो है डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। सुबह 4 बजे उठना है, साइकिलिंग जानी है तो जानी है, ये नहीं हाँ ठीक है मैं बाद में उठूँगा फिर जाऊँगा, वो नहीं, आपको उठना है 5 बजे, 5 बजे 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। उसके बाद आपको जो है डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है टाइम लगाता है। आपने एक सीज़न किया, आपका मेडल नहीं आया, बाई बस मेरे को नहीं करना, वो चीज़ इसमें चलती नहीं है, ठीक है, वो चीज़ इसमें नहीं चलती। आपको जो है स्टिक रहना पड़ता है, नहीं भाई मैंने करना है, चलो ये सीज़न चला गया, ठीक नहीं रहा, नेक्स्ट सीज़न डेफिनेटली ठीक होगा। आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो जाता है, इस सीज़न आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा, ये जाता नहीं है ये एक्सपीरियंस। तो अगर बंदा बस सोचता है कि नहीं मेरे पास बस टैलेंट है मैं जाऊँगा, ये इम्पॉसिबल है। मेन चीज़ जो इस चीज़ में है, टैलेंट ठीक है, पैसा बोरी भर के, ठीक है, एक बड़ी सी बोरी लाओ, उसमें पैसा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप में पेशेंस होना चाहिए, यू नीड टू बी वेरी पेशेंस, एंड उसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ये स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड है, एंड मोस्टली आप एडवेंचर्स होने चाहिए, दिस इज़ एन एडवेंचरस स्पोर्ट्स। तो ये चीज़ जो है सारे कंपोनेंट्स जो है मिला के जो है ना ये स्नोबोर्डिंग बनती है। अगर आप में एक भी इसमें कंपोनेंट नहीं है आप में, देन यू शुड डू वन थिंग, आपको मम्मी पापा को बोलना चाहिए कि मुझे स्कूल में डालो, किसी अच्छे स्कूल में, डॉक्टर वॉक्टर बनूँ,
स्पोर्ट्स लाइन में जो वो ना आए। तो मेरी जो है उनके साथ जो यंगर जनरेशन है हमारी, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं देन कम इनटू स्पोर्ट्स, बिकॉज आपको इसमें फिर पैसा मिलता नहीं है। इफ़ यू आर कमिंग फॉर मनी, पैसा कमाने में, then this is not your way, this is not your journey what you are looking for. हाँ, if you are coming for your dream, अगर आपका ये ड्रीम है, आप इसमें आ रहे हो ड्रीम के लिए एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर नेशन, देन यू शुड कम। उसके साथ साथ आप में ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, डिसिप्लिन, पैसा, टैलेंट, पेशेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एथलीट में होनी चाहिए। इफ़ यू हैव ऑल दीज कंपोनेंट्स देन कम इन द स्पोर्ट्स। इफ़ यू आर जस्ट मिसिंग वन ऑफ these components then you should choose a different line to have a better life. सही बात बोला, मतलब डिसिप्लिन चाहिए, ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, ये सब। सबसे बड़ी चीज़ तो जो आपने बार बार बोला दैट वाज मनी एग्जैक्टली, कि एक तो मनी मिलता नहीं इसमें, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, एंड ऊपर से इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट टू इन्वेस्ट इन। मैं खुद स्नोबोर्डिंग करता हूँ एंड आई नो इट्स एक्सपेंसिव, बट आप compete करते हो व्हिच इज लाइक 20 times more expensive. Exactly, like competitive sports or leisure sports, they are always different, and competitive sports are always expensive because you need a specific stuff for your competitions. लेजर वाला जो है आप उठा के कोई भी बोर्ड डाल दो, जूता पहन लो, फटा भी होगा चल जाएगा, ऊपर पहाड़ से नीचे ही तो आना है, करना क्या है। लेकिन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आपकी एज बराबर होनी चाहिए। नहीं भाई मेरा 86 डिग्रीज है ना, नहीं चलेगा, स्नो इज़ डिफरेंट, यू नीड टू बी ऑन 87 और 86 और 85, जो भी लाइक जिस हिसाब से कंडीशंस रहती है उस पर चलना पड़ता है। लेजर में आप आओ, फटा हुआ जूता ही पहनो, टूटा हुआ बॉडी हो, एवलांच में ही गिर जाओ, मर जाओ, टेंशन नहीं है। लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिक चीज़ों पे, बिकॉज सी जो भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करते हैं, जैसे हमारे अल्पाइन की बात करें, मोस्ट ऑफ द राइडर्स है कस्टम मेड स्नोबोर्ड्स। उनके पास अपना लाइक उन्होंने राइड किया होता है, उनको पता है कि मेरे को क्या चलाना है, मुझे क्या चलाना है। तो उसका डायमेंशंस जो है, एज की लेंथ या उसकी ब्रेडथ या जो बोर्ड का साइज़, वो सब चीज़ें जो उन्होंने एक्सपीरियंस की होती है कि मेरा रन जो है, मेरा राइडिंग जो है वो बेस्ट किस पे होता है। तो जब वो उसको जो मैन्युफैक्चर कराते हैं, उस कंपनी वाले को जो है उस चीज़ को जो है बनाना पड़ता है, तो दोज बोर्ड्स जो है दे कॉस्ट टू मच, दे कॉस्ट 10 times more in compared to a regular board. So definitely competitive sports is always expensive and leisure is always like. जहाँ तक मैं जानता हूँ आप काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हो। Yep. जिसमें तो एक तो ये लेजर स्पोर्ट देखने के लिए भी एक सपना है, कंपेटिटिव स्पोर्ट के लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है कि इसका कॉस्ट। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग आपके कंपटीशन को, ये कितना मुश्किल है, कितना आसान रहा आपको ये फंड्स एक्वायर करने में या ढूंढने में? सी टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं कोई स्टोरी वगैरह तो नहीं बनाऊंगा इस पे जो है वही बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू स्पैन फाउंडेशन एंड देन थैंक्स टू ज़बरवन। ये कोई स्टोरी नहीं है, दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी, हाउ आई गॉट दिस स्पॉन्सरशिप एंड मैं जो है आगे उसकी वजह से कैसे पहुँचा। सो इन 2020 आई थिंक आई वॉज riding on the slopes and I got a message on my Instagram जिसमें लिखा था कि we want to come to Gulmarg and मेरा बेटा है या एक बंदा है उसको snowboarding करनी है, I didn't know and उन्होंने basically लिखा था कि आप किसी को जानते हो, ठीक है, आप किसी को जानते हो जो उसको ट्रेन कर सकता था। मैंने सोचा चलो भाई पार्टी मिल गई, थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं इनसे। मैंने बोला मैं खुद ट्रेन भी करता हूँ और खुद सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, अगर आप लोग चाहें तो मैं ट्रेन कर सकता हूँ। तो जैसे ठीक है, हम इन डेट्स पे आ रहे हैं एंड वो आ गए। तो जब वो आ गए तो मेरी मुलाकात जो है स्पेशली इन बंदे से हुई
ये खुद आए थे स्नोबोर्डिंग सीखने एंड मैंने इनको कुछ दिन ट्रेन किया। उसके बाद मैं जो है उत्तराखंड चला गया। वहाँ पे मेरा नेशनल्स वगैरह था, तो ये नियर अबाउट 7-8 डेज़ जो है वहाँ पे रहे। उसके बाद जब मैं वापस आया तो ये चले गए थे, बट ही गॉट रियली एडिक्टेड टू स्नोबोर्डिंग एंड पूरा एडिक्शन हो गया था। इन्होंने अपने घर वालों को बोला कि नहीं, मैंने ना फिर से जाना है गुलमर्ग, फिर से स्नोबोर्डिंग करनी है। तो विद इन 15 डेज ही केम बैक एंड आई वाज देयर। वेलकम बैक। रैंडमली बिल्ली आ गई शॉर्ट में। इसको मैंने पकड़ के लाया और मुझे भूख भी लगी थी थोड़ी सी। हाँ, अभी आपके फ्रिज से थोड़ा सा कुछ मैंने प्रोफेशनल एथलीट को खाना पड़ता ना, अगर भूख लग गई तो रोक नहीं सकते। ऊपर से अच्छा कुछ रखा था आपने फ्रिज में, तो मज़ा आ गया, दांतों में भी थोड़ा सा चला गया। बस जब तक आप खुश हो हम भी खुश। तो मतलब बैक टू वेयर वी वर कि हम फाइन आपने मल्टीपल टाइम्स बोला था कि जब एडवाइस दे रहे थे कि फाइनेंसिंग पैसा इंपॉर्टेंट है, पूरा बोर ही चाहिए। तो मतलब आप तो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से हो, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कंपेटिटिव स्नोबोर्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है, जो ऑनेस्टली इवन बहुत रिच फैमिलीज़ के लिए भी एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि इतना सस्टेन करना थ्रू आउट द ईयर, करोड़ों रुपए लाखों रुपए जितना भी डालना हो। तो ये फंडिंग का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कैसे किया? या बेसिकली मेरी जो है मुलाकात स्पैन फाउंडेशन से 2022 में हुई थी, आई थिंक 21 में हुई थी। एंड उनसे बात करके उन्होंने जब मुझे स्नोबोर्ड करते हुए देखा था, एंड दे आस्क मी कि आप बस ये शौक के लिए करते हो कि कॉम्पिटिटिव करते हो। देन मैंने उनको अपनी स्टोरी बोली कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ, नेशनल्स भी जीते हैं, हमारे नॉर्मल जो कॉम्पिटिशन्स वहाँ पे वो भी कर रहा हूँ। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि दैट मे बी वी कैन ट्राई टू फंड यू। पहले तो मुझे लगा था कि क्योंकि उससे पहले भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था मुझे स्नोबोर्ड करते हुए, एंड बोला था कि वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। तो मुझे लगा था कि शायद ये लोग भी मज़ा कर रहे हैं एंड वापस जाके फिर गायब हो जाएंगे, क्योंकि यही होता था कि लोग मुझे बोलते थे, लाइक जिन लोगों को मैंने सिखाया था, दे यूज्ड टू टेल मी बाय आप क्या स्नोबोर्डिंग करते हो, हम आपको जो है हेल्प करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड यू स्पॉन्सर्स, या अगर हमसे हो पाया तो हम खुद करेंगे। बट जैसे ही वो कश्मीर से वापस आते थे, ना उनका मैसेज आता था ना कॉल आता था। मैं कॉल या मैसेज कर रहा था, उनका रिप्लाई आता नहीं था। बहुत बार ऐसा हुआ। तो आई थॉट कि ये भी शायद मजाक कर रहे हैं, बट आई गेव दम माई सर्विस, जो भी मेरा था, उनको सिखा रहा था वगैरह। देन सडनली उनका मैसेज आया था जून जुलाई के आसपास, दैट हम आपको स्पॉन्स कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग यू टू फॉर द ट्रेनिंग US। एंड आई थॉट कि शायद मजाक कर रहे हैं। देन जब मेरे डॉक्यूमेंटेशन हुई, वीज़ा आया, एंड फाइनली मैं US में पहुंच गया, तो देन आई थॉट ओके यार, दिस इज़ वन ऑफ द ड्रीम्स जो पूरा हो गया। नहीं, फिर बीच में वो बोलते हैं आप अब US में आपको छोड़ रहे हैं, वापस आने का टिकट नहीं लिया। एग्जैक्टली छोड़ दिया यहीं पे। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ पे 4 महीने की ट्रेनिंग की। जो भी मेरा टिकट था, फूड था, एकोमोडेशन थी, कोच का जो ये चार्जेस थे, विंटर स्पोर्ट्स क्लब के जो चार्जेस वहाँ पे थे, ट्रांसपोर्टेशन, जो रेसेस की फ़ीस, एंट्रीज़ वगैरह, वहाँ का ट्रैवल, कनाडा भी मैं गया रेसेस के लिए। तो वो सारा कुछ जो था, ऑल गोज़ टू वन एंड ओनली स्पैन फाउंडेशन। उसके साथ फिर ज़बर वन, हमारी फेवरेट ज़बर वन जो है वो स्टार्ट हुई, आपकी कंपनी। एंड आप लोगों ने मुझे फिर जो स्पॉन्स किया ट्रेनिंग में, कपड़े जो है, मेरी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की क्लासेस, उसमें डाइट वगैरह जो है, उस पर आप लोगों ने जो है स्पेशली जो है काम किया। एंड या राइट नाउ आई हैव 2 sponsors. Obviously one is the only Sahan, the CEO of Zabarwan Mountain Sports. And then there is this organization called Span Foundation.
जो मेरा जो है फाइनेंशियली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बेसिकली मुझे ज़मीन से जो है आधे आसमान तक पहुंचा दिया है विद देयर हेल्प, एंड इंशाल्लाह आई विल होप दैट दे विल कीप देयर सपोर्ट विद मी, एंड जो मेरा ड्रीम है वो जो है पूरा करने में वो मेरी हेल्प करेंगे। तो आई हैव टू स्पॉन्सर्स राइट नाउ। ऐसे मैंने अभी रियलाइज़ किया, हमने कितना बातें कर लिया कि आपने इतने मेडल जीते, ये क्या वो क्या, हमने ये नहीं पूछा कि ड्रीम है क्या आपका। सी सहन भाई, मसला ये है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है किसी भी स्पोर्ट्स में, द ओनली एंड अल्टीमेट ड्रीम जो होता है वो ओलंपिक्स का होता है। Even though if you are not winning a medal in Olympics, it doesn't matter. But being the part of Olympics is every athlete's dream. And मेरा भी वही ड्रीम है कि इंडिया को जो है ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूं। बट मेरा ड्रीम ये भी है कि उसमें मेडल भी लाऊं, क्योंकि खाली कॉम्पीट करना मेरी फितरत में नहीं है। If I'm there, I want to win a medal, and मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। Inshallah I'll be there and will get a medal for India soon, very soon. Best of luck. Thank you. अगर मेडल लाया मैंने, आपने प्रॉमिस भी किया है, तो मेडल लाया तो आप मुझे ज़ाज़ा को दोगे, अपने को होस्ट को, तो लेट अस सी। उसके लिए तो उसको लेने के लिए तो पक्का नहीं, इतना बड़ा डील नहीं कर सकता कि आपने तो की है। ज़्यादा तो बहुत ही कीमती है, वो प्राइसलेस है, कीमती नहीं। प्राइसलेस, लेकिन मेडल भी वो प्राइसलेस है ना, उसमें मेरे 30-40 साल की मेहनत है। ज़्यादा के बिना शो ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर तो मुझे स्टील करना पड़ेगा। फिर आपका स्पॉन्सरशिप बंद कर देंगे। ओके ठीक है। उसके बाद अगला ओलंपिक खुद से ढूंढना कैसे करना है, वो भी ठीक है। बट ज़्यादा लेकिन मेरे साथ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी विद मी मोर देन यू। यू डोंट टेक केयर ऑफ हर ना। रोज ध्यान रखता हूँ, देखो अच्छा ठीक है। बेचारी घूम रही है। नहीं, उसको यहाँ पे दिल्ली में गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी हो गया, गर्मी लगती है, एंड उसको अभी कश्मीर आना है। कश्मीर में भी कुछ खास ठंड नहीं है, अब कश्मीर में भी काफ़ी गर्मी हो गई। अभी वहाँ पे 10 चल रहा है। तो हाँ यार, अभी यही है मेरे पास। मैं ट्राई कर रहा हूँ और भी लोगों से बात करने की, एंड विल सी इफ़ आई कैन गेट मोर स्पॉन्सरशिप्स या छोटी छोटी हेल्प से अगर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन फाउंडेशन के पास जितना भी कुछ फंड्स वगैरह थे, दे मोस्टली स्पेंड ऑन, दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स, जिसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कश्मीर में ही हैं। There is one guy like I think he was here, also in a podcast with you before, Adil Teli. Yeah, I think Span Foundation also helping him in his cycling career, and as much I know that there are some other projects also in Kashmir, जो Span Foundation जो है उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको हेल्प की है। तो डेफिनेटली इफ़ पीपल वांट टू डोनेट, they should directly donate to the Span Foundation. If they are not giving me, and if they think that this goes in my own pocket and I will not spend it on a right way, they can directly send it to Span Foundation. They will spend it on a right way. मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट रहेगा। तो हाँ, ये चीज़ है। फंडिंग के अलावा लाइक मेरे को तो मोस्टली आपका जर्नी के बारे में पता है, आप तो मेरे टीचर थे एक पॉइंट पे। यप। और मेरे को सिखाते सिखाते स्नोबोर्ड पे आधा जर्नी बता दिया आपने, बट मैं क्या बाकी ऑडियंस के लिए, उनको नहीं पता कि कितना कमाल का जर्नी था आपका, कि पता नहीं ऐसे स्टार्ट किया जब कोई टीचर कुछ नहीं था, खुद से स्नोबोर्ड, और अब नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मतलब उस जर्नी के कुछ लाइक हिस्से से ना था सब। हाँ, बेसिकली मैंने स्टार्ट जो किया था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कीइंग से स्टार्ट किया था। स्नोबोर्डिंग कोई स्पोर्ट्स था ही नहीं गुलमर्ग में उस टाइम, 2004-3 की बात है। एज क्या था आपका? आई वॉज अराउंड 4-5 ईयर्स ओल्ड, 4-5 के आसपास। एंड उसके बाद मैंने स्कीइंग के तीनों कोर्सेज़ किए, ख़त्म किए। फिर ऐसी फ्री राइडिंग स्लोप्स पे, पैसा था नहीं, बार्स के टिकट्स जो लिफ्ट थे हम वो लेते नहीं थे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं स्नोबोर्ड पे कैसे आया, जो मेन रीज़न था। तो वहाँ पे
हमें बार पे जो है वहाँ लिफ्ट था वो उस पर चढ़ने देते नहीं थे। तो यू हैव बीन देयर, तो ये जो हाईलैंड स्लोप है और 85 है उनका एक ही टिकट चेकर होता था, क्योंकि वो इट्स द सेम लिफ्ट जो जाता है। तो बंदा जो टिकट चेकर था वो जब एक साइड से हाईलैंड की तरफ होता था, मैं यहाँ से जाके इस 85 पे चढ़ता था। एंड जब वो उधर की तरफ आता था मैं वहाँ जाके उस दूसरे हाईलैंड की तरफ चढ़ता था। ही टोल्ड मी मेनी टाइम्स, बड़ी डोंट डू इट, टिकट दो। मेरे पास पैसा नहीं था, खाने के पैसे नहीं थे, तो टिकट के कहाँ से लाते। तो उसने मुझे बहुत बार बोला, 8-10 दिन वो कंटिन्यूसली मुझे देखता रहा, बोलता रहा, मैं माना नहीं। फिर एक दिन उसके हाथ लग गया, मैं ते मार के उसने एक चपाट मार दी। हाँ ठीक है, वहाँ पे और सारे बच्चे थे बिस्को स्कूल से, वहाँ पे वो आते थे बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे वगैरह। एंड बहुत छोटा था, तो वहाँ पे एक क्यूट सी वो लड़की थी, उसको हंसी आ गई मेरे पे, मेरा दिल टूट गया भाई बहुत गंदे से। मैंने कसम खाई आज के बाद स्की तो करने वाला हूँ नहीं। उठा के स्की शॉप में वापस दे दी, घर पैदल उतर गया जंगल से, जो हम नीचे आप जाते हो गुलमर्ग से नीचे। तो एक फॉरेनर था, वो नीचे आ रहा था स्नोबोर्ड करते हुए। उसको मैंने देखा स्नोबोर्ड करते हुए, एंड ही वाज लाइक जिगजैगिंग रियली गुड। मैं बोले ये कौन सी नई जमात है, कहाँ से आ गया। देन नेक्स्ट डे मैं वापस आया, मैंने बोला, पूछा इधर उधर कि ये क्या था। दे सेड इट्स अ स्नोबोर्ड, डिफरेंट स्पोर्ट्स विंटर स्पोर्ट्स में। तो ऐसे तैसे करके मैंने स्कूल वो ट्यूशन्स विंटर के बंक करके निकल गया। डैडी ने देखा, मारने वाले थे बट छोड़ दिया। मारने वाले थे, आई मीन बंक किया था मैंने, स्कूल्स बंक करके मैं चला गया। ट्यूशन्स थे विंटर के। एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ मुझे स्की शॉप, गवर्नमेंट स्की शॉप के जो कंडम, जो रिजेक्ट हो गए होते हैं स्नो बोर्ड्स, टूटे फूटे जूते वो कटे हुए, उसमें से उन्होंने मुझे एक जूता फटा हुआ पूरा पीछे हील पे फटा था, बोर्ड भी टूट गया था। एंड मैंने उसको ना उस टाइम सोना समझा, नहीं भाई ये चलेगा, मेरे लिए काफ़ी है। देन मैंने स्टार्ट किया, खुद सीखा, किसी ने कभी सिखाया नहीं। वहाँ थे स्नोबोर्डर्स, लोकल्स भी थे, बट दे वर ऑलवेज ऑन द माउंटेन। स्लोप्स पे ज़्यादा मैंने किसी को देखा नहीं उस टाइम। वी वर कपल ऑफ पीपल, वो ऑलरेडी ठीक अच्छा करते थे। मुझे नियर अबाउट 4-5 साल लगे बेसिक चीज़ें सीखने में, स्टैंड होना, साइड स्लिप वगैरह, जो भी हमारा टर्निंग वगैरह, फॉलिंग लीफ, वो करने में। वो मैंने ठीक ठाक से सीखा। 12 में हमारा गंडोला कप हुआ पहली बार, उसमें मेरा 2nd प्लेस रहा कंपटीशन में। मुझे मज़ा उस कंपटीशन में आया। 14 में हमारा फिर नेशनल गेम्स रहे, वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स रहे, तो नेशनल गेम्स रहे थे। उसमें मेरा सिल्वर एंड ब्राउन्स आया स्लालम एंड जॉइंट स्लालम में। कंपटीशन का जो क्रेज़ था वो और बढ़ गया, वो फीलिंग जो थी वो अच्छी थी। फिर 15-16 में जो है वो डोमेस्टिक जो हमारे वो उधर ही स्टेट के थे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वो मेडल्स आते रहे। 16 में मेरे फाइनली जो है मेरे 2 गोल्ड मेडल्स आए मनाली में। आई वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर टीम, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग IISM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, बिकॉज़ मैंने क्वालिफाई नहीं किया था जम्मू कश्मीर टीम में। उन्होंने मेरे को लिया, बट आई वॉन नेशनल्स। ट्रायल्स में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो वो 2016 से जो है मुझे फिर फाइनली ये एहसास हुआ कि दिस इज़ समथिंग इन विच आई एम गुड, एंड मुझे इस चीज़ को कंटिन्यूसली करना चाहिए। देन ये ड्रीम था कि बाहर जाना है ट्रेनिंग करने, और ये इस मुकाम पे पहुंचना है। कैसे पहुंचना ये पता नहीं था, ठीक है। बीच में इन सालों के दौरान मेरा नाक टूटा, आप देख सकते हो कैमरा में, मेरी नाक टेढ़ी है, सीधा कैमरा में, हाँ बराबर टेढ़ी नाक है मेरी थोड़ी सी यहाँ पे। वो क्या हुआ कि मैं जंप कर रहा था, जब लैंड किया तो ये जो है पूरा घुटने को लग गया, ठीक है। तो उधर ही ना पूरा मेरा वो पेट्रोल स्टार्ट हो गया उतरना खून मतलब। तो हाँ वो लग गई, मैंने इसको किया नहीं कुछ, अभी भी टेढ़ी वैसी, कुछ प्रॉब्लम नहीं करती, बट ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीज़न 17 सीज़न में मेरा
पहली हफ्ते आई वॉज ट्रेनिंग शाम को 6:30-7, थोड़ा अंधेरा था स्लोप, बेबी स्लोप्स पे बर्फ़ उतनी थी नहीं। मेरा टो एज फंस के मैं कम से कम 10 फीट उठ के ना ये मेरा शोल्डर जो नीचे आ गया। आई ब्रोक वन ऑफ द बोन्स ऑफ माई शोल्डर। छोटा सा ही फ्रैक्चर था बट था। आई थॉट कि अगर घर जाऊंगा वो बोलेंगे इसको एक्सरे करा के प्लास्टर कर दो। मैं बोला अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, ये गलती तो मैं करने वाला हूँ नहीं। मैंने आम को ऐसे ही रखा पूरा 4 महीना, इसको कुछ भी नहीं किया मैंने। जब 4 महीना ख़त्म हो गया, पूरा सीज़न ख़त्म हो गया, अभी समर्स में वॉलीबॉल खेलते थे, मैं उठ के, सॉरी ये राइट आर्म थी मेरी, मैं उठ के स्मैश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी आर्म ही नहीं बैंड हो रही है, मतलब गोल ये मुड़ ही नहीं रही है। डॉक्टर के पास गया, उसने बोला एक्सरे, बोला बच्चे कहाँ थे अभी तक, ये तो टूट गई थी, दूसरी जगह लग गई है हड्डी, अब अगर ठीक करना है इसको सर्जरी आएगा। मैंने बोला सर्जरी तो नहीं करनी है। उसके बाद मैंने जो है, भाई ने बोला, बिलाल भाई ने, कि आप मेरे साथ आ जाओ जिम, मैं आपको बोलता हूँ इसको क्या करना है। उन्होंने जिम ले लिया, 1 महीना मैंने किया, मुझे लगा कि हाँ अभी फ़र्क आ रही है। वो 1 महीना जो है उससे मेरा फिर जिम का जो है वो क्रेज़ चढ़ गया, वो उसका वो नशा चढ़ गया जिम का। फिर पूछो मत कितना मैंने जो है जिम किया, बॉडी वेट, ये क्या बोलते हैं इसको, वेट लिफ्टिंग कितनी की है, तो वो चलता रहा। फिर मेरा 2021 सेकंड खेलो इंडिया एडिशन के, फर्स्ट खेलो इंडिया एडिशन जो था, उससे पहले 1 हफ्ता आई हर्ट माई नी एंड आई ब्रोक माई बोर्ड। $1,225 का बोर्ड लाया था मैंने, 4 साल 4 विंटर सीजन पैसा बचा के मैंने वो बोर्ड लाया था, और 1 हफ्ता ही चलाया था और वो टूट गया। दर्द होता है अलग। वो टांग तो ठीक था, मतलब ठीक हो जाएगी, पर वो बोर्ड टूट गया, वो भी यूएस से मंगाया था मैंने। ये स्नोबोर्डर्स में मैंने बहुत देखा है, इसकी इंजरी हो गई पर मेरा बोर्ड ठीक है, हॉस्पिटल पहुंच गया, मेरा बोर्ड ठीक है। मुझे पता नहीं था, वकार ने बाद में आके बोला भाई आपका बोर्ड टूट गया, एंड असली दर्द तब हुआ। असली तब तक पता नहीं था, तब तक मैं ठीक था। जब उसने बोला फिर इसका ना बड़ा ही स्वेलिंग होगी एंड मैं चल नहीं पा रहा था। मैंने रेस्ट किया 1 हफ्ता, 1 हफ्ते के बाद आई केम बैक। इट वाज हर्टिंग बट आई डिड द रेस। आई वाज राइडिंग ओनली ऑन माई बैक फुट, वाज नॉट यूजिंग माई फ्रंट फुट एट ऑल। लेफ्ट फुट मेरा फ्रंट रहता है। मैंने रेस कंप्लीट की, इवन दो आई वाज सरप्राइज्ड दैट आई फिनिश्ड ऑन 4th प्लेस इन जीएस। तो वो था। फिर उसके बाद फाइनली आई मेट स्पैन फाउंडेशन, दे सेंड मी टू यूएस फॉर द special international training for the international competitions, and yeah, I did training there for 3 years, 2 years, and this season I was in Europe traveling, doing races, and right now I just came back from World Championship जो सेंट मोरिस में था, स्विट्ज़रलैंड, and I was on 46th place out of 60, and it was good, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो छोटा ब्रेक लिया, वापस आ गए, सब खांस रहे थे बैकग्राउंड में, तो खांसी का ब्रेक। बट आप अभी कहानियाँ बता रहे थे अपने जो जर्नी था, ऐसे कोई छोटे मोटे कहानियाँ जो टूर्नामेंट्स या रेसेस के वक्त हुए जो मतलब आपको मतलब बड़े फॉन्डली याद हो, जैसे कुछ अच्छा मोमेंट हुआ या फिर कोई फ़नी मोमेंट हुआ या फिर कोई फट गई मोमेंट हुआ? आई मीन ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लग गई थी मेरे फर्स्ट खेलो इंडिया एडिशन से 1 हफ्ता पहले, वो ये था। दूसरा 2016 में जब हमारा नेशनल्स होने वाला था, उससे पहले मेरे कुछ क्लाइंट्स आए थे दिल्ली के ही, थोड़े से वो स्केट बोर्डर से और पागल थे हमारी तरह, स्केट बोर्डर से बेसिकली वो 3-4 बंदे आए थे। एंड पता नहीं उन्होंने मुझे पिंच किया, भाई आप क्या स्नोबोर्डिंग करते हो यार, थोड़ा सा जंप करके दिखाओ। मेरे भी सर के ऊपर से चढ़ गया। मैंने बोला चलो इनको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये मुझे स्केट बोर्ड्स की वीडियो दिखा रहे थे, मैं इनको लाइव जंप दिखाता हूँ। मैंने जंप किया कम से कम 10-12 फीट हाई हवा में, पता नहीं किसी ने मुझे मोड़ दिया कि मैं खुद मुड़ गया, समझ ही नहीं आया। जब लैंड किया तो नीचे एक वो
बना था होल, बड़ा ठीक ठाक सा था एंड वो इस टाइप का था। एंड जब मैंने लैंड किया तो मेरी कमर जो है बिल्कुल ऐसे लैंड उस पर हुई, तो वो जो इम्पैक्ट था जंप का, वो स्पीड का सारा उस जो होल था उसमें चला गया एंड मेरी बैंड बज गई। 1 घंटे तक अनकॉन्शियस बिलाल भैया, सजाद, स्पार्टन्स जो है हमारे, वो आ रहे हैं, मुझे शेक कर रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर पता नहीं किसी ने कहाँ से जूते में पानी लाया, मेरे को डाला शायद, तो किसी तरीके से उन्होंने मुझे उठाया एंड व्हाट आई गॉट टू नो लेटर, जब मैंने उसका एक्सरे वगैरह बैक का कराया, द डॉक्टर सेड कि आपकी जो बैक की जो डिस्क्स होती है जो एक दूसरे के ऊपर होती है, हाँ डिस्क, वो सारी जो है मोस्टली सारी जो है वो क्लोज आ गई थी, खुवी नहीं थी बट वो सारी जो है एक दूसरे के कम बैक हो गई थी। तो उन्होंने मुझे फिर एक्सरसाइज दवा, ये मेडिसिन वगैरह ये वो दिया, कुछ एक्सरसाइज मैंने खुद की भी की, टाइम लगा नियर अबाउट 1-1.5 महीना लगा, और ये ना बिगिनिंग में ही हुआ था। तो वो एक ऐसा सीन था जो बड़ा ही गंदा हुआ है। तो रैंडम क्वेश्चन, ये जब आपका डिस्कम्पैक्ट होगा आपका हाइट छोटा हो गया तो आई मीन आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा कोई ये पता नहीं था कि हाइट छोटा होता है कि नहीं होता है। नहीं मतलब डिस्क के बीच में अगर स्पेस गए, मैं हमेशा मतलब कभी गूगल नहीं किया, गूगल कर लेना चाहिए था, बट ये क्वेश्चन था हमेशा मेरे दिमाग में, क्योंकि जब मैंने काफ़ी सुने लोगों के बैक कंप्रेस होते हुए, तो उसमें अगर स्पेस चला गया तो आपका हाइट भी शायद कम हुआ क्या? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। भाई को देखा, भाई अचानक से लंबे हो गए। हाँ, मैं छोटा हो गया, नहीं वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस बोन्स की जो ये थी वो एक दूसरे के ऊपर नज़दीक आ गई थी। बाकी तो माशाल्लाह मैं 6 फीट का बंदा हूँ और 6 फीट का ही रहूँगा। 1-2 इंच और चाहिए थी बट वो मेरे कजन्स ले गए, दे आर प्रीटी टॉलर देन मी। 1-2 इंच और चाहिए थी, 1-2 इंच और चाहिए थी तो मज़ा आ जाता। फिर आप जब सामने होते तो आपको मुझे ऐसे देखना पड़ता और मैं आपको ऐसे देखता। तो ठीक है, जो भी है ऊपर वाले ने दिया है, आई एम हैप्पी विद दिस। बाकी क्या बोल सकते हैं, चल रहा है, गरीबी के दिन निकाल रहे हैं। और मतलब कोई स्टोरीज आपके जब आप अब्रॉड गए थे ट्रेनिंग के लिए या फिर कॉम्पिटिशन्स के लिए? हाँ, एक अच्छी स्टोरी ये है कि अंग्रेज़ लोग मुझे बैठ के ना हमेशा ये पकड़ के ना मुझे बस हमेशा ये बोलते थे कि हमें गालियाँ सिखाओ हिंदी में, और क्या गालियाँ मैं सिखाता हूँ उनको, मैं खुद गालियाँ बहुत कम देता हूँ, मतलब देता हूँ बहुत कम देते हो। पहले साल जब मैं आया था ट्रेनिंग आपके साथ ना, तब आप वीडियोस ले रहे थे, सेल्फी वीडियोस ये सब, और उसमें आप कश्मीरी में बोले जा रहे थे। वो ठीक है, अपनी जगह। और मेरे को समझ नहीं आया, फिर 2-3 साल बाद जब वीडियो देखा पता चला गाली के अलावा कुछ बोला ही नहीं आपने। नहीं, वो अच्छी गाली थी, वो थोड़ी बहुत अच्छी गाली थी, मतलब हाँ, तो वो प्यार हो गया गाली सुन के। वो वहाँ पे वो मेरे जो साथ में जो राइड करते थे, ट्रेन करते थे, उनका हमेशा रहता था भाई हमें इंडिया की जो है हिंदी में जो गालियाँ वो पसंद है, कुछ सिखा दो। तो फिर एक को एक सिखाता, दूसरे को दूसरी सिखाता, तो फिर एक दूसरे को ये तो कहाँ बोल सकता। बोलो देश को जानना आपने क्या सिखाया? देश को मैंने अच्छी चीज़ें सिखाई है, तो वो चीज़ है। हाँ, मतलब और भी बहुत सारे फ़नी चीज़ है जिस इंसान के ये जो बंदा था जिसके घर में स्टे करके था, उनका अपार्टमेंट था, मैंने लिया था व्हेन आई वाज इन यूएस। तो मैंने एक दिन वो चिया सीड्स जो है वो एक बोतल में डाल के रखे थे, उसको बंद किया था, आई पुट अ लॉट ऑफ इट इन इट। तो मैंने पिया नहीं, वो मैंने उसको वो टेबल पे रखा और उस पर कंटिन्यूसली जो है पूरा दिन सन पड़ता था। 3-4-5 दिन हो गए, मैं उसको पिया नहीं, वो उधर ही खड़ी थी। एक दिन में वो उसके घर का जो मालिक था, जो टेनेंट था, उसके सामने बैठा हूँ, ऊपर से ब्लास्ट की आवाज़ आ गई दूसरे फ्लोर से। तो वो मुझे बोल रहा है ये क्या हो गया, आई डोंट नो, कुछ गिरा होगा। तो शुक्र है ऊपर वाले का, वो ऊपर आया नहीं। तो मैं जल्दी से ऊपर गया, मैंने बोला शायद बोतल थी उस पर, वो शायद गिर गई होगी। मैं जब ऊपर गया, मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं नीचे देखा बोतल नीचे है, ढक्कन खुला हुआ है, ये पानी और चिया सीड्स में थे, ये गए कहाँ?
ऊपर देख रहा हूँ, वो ऊपर का जो सीलिंग है वो सारा का सारा जो चिया सीड्स था वो ब्लास्ट हो गया था। वो पूरा उस पे 1 घंटा मुझे लगा, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी, पहले मैं उसको साफ कर रहा हूँ, एक एक चिया सीड्स जो मैंने वो नीचे उतारे। फिर वो 2-2.5 घंटे के बाद आया, क्या हो गया था। आई सेड कि ये बोतल जिस पे थी ये गिर गई थी। तो वो भी बहुत सारे ऐसे सीन थे। स्पेशल तो ये था कि स्पेशल चीज़ तो ये था कि जब मैं वहाँ गया तो फूड मुझे वहाँ का मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने डेनवर से ना डायरेक्टली जो 60 किलो का नॉनवेज मंगा दिया, चिकन मीट वगैरह जो भी था। 60 किलो का। 4 महीना उसको अच्छे से फ्रिज में रखा, 4 महीना आराम से खाया टेंशन के बगैर, प्रोटीन। हाँ, सैटरडेज को आराम से एक साथ 2-3 किलो पका लो, 1 हफ्ता आराम से खाओ टेंशन के बगैर। राइस में रोज़ पकाता था, बाकी बाहर में ज़्यादा गया नहीं, जो भी था खुद पका के आराम से खाओ। ट्रेनिंग, जिम, रनिंग, वापस आओ, सो जाओ टेंशन के बगैर। वो सारी चीज़ें थी। मज़ा था, मतलब अभी भी मज़ा है। बट इस साल थोड़ा सा जो है ज़्यादा ट्रैवल रहा। मैं 2 दिन एक जगह पे, तीसरे दिन फ्लाई, 3 दिन एक जगह पे, चौथे दिन फ्लाई, ऐसे करके मैंने कम से कम पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर जो है फ्लाई किए होंगे। बट ठीक है, आई एम गेटिंग समवन एंड आई एम गेटिंग देयर। तो लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। चलो, बेस्ट ऑफ लक आपको भी। और अगर आज के इंटरव्यू से कुछ सीखा हुआ है कि चिया सीड्स को बॉटल में बंद करके मत बोलो। एग्जैक्टली वो सही था। वो मजेदार था। सीलिंग पूरा पेंट कर दिया। अरे दूसरा भी किस्सा ये था ना, मैंने कभी ये जो हमारा ये अवन वगैरह होता है, पता था कैसे यूज़ करते थे, बट उतना ज़्यादा पता नहीं था। झूठ बोलूँगा, मैं चलाया नहीं था इससे पहले। तो उसका जो ट्रे वगैरह है वो मेरे पास ऊपर था नहीं, जो मेरा अपार्टमेंट था। तो वहाँ पे उन्होंने रखा था ऊपर प्लास्टिक की ट्रे। मैंने उसमें ठीक ठाक वो फॉयल डाल दिया, उसके ऊपर मीट डाल दिया, उसमें डाल दिया, पता नहीं 200 डिग्रीज की क्या डाल दिया मैंने उसका। शुक्र है ऊपर वाले का, उसका बेटा, ही वाज आल्सो ट्रेनिंग विद मी, हिज नेम इज़ वॉकर। वो आया, ही सेड क्या बना रहे हो? मैं बोला मीट बना रहा हूँ। ऐसे कहाँ रखा है उधर? जब उसने देखा ना कि मैंने प्लास्टिक के उसमें डाल दिया, बाय उसके पसीने छूट गए। उसने जल्दी से उसको खोला, जब मैं देख रहा हूँ वो पूरा पिघल गया था। वो पूरा पिघल गया था, मतलब वो प्लास्टिक चिकन बन गया था। वो वैसे सीन है जो बहुत सारे सीखने को मिले। मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ था। अवन चला रहा था और मेरे को पता नहीं था किसी ने अवन स्टोरेज की तरह यूज़ करा हुआ था। तो उन्होंने अवन में सारा सामान रख दिया, ऐसे प्लास्टिक की चीज़ें, ये सब। मैंने चेक नहीं किया, मुझे लगा अवन खाली था। मैंने ऑन किया, फिर 15 मिनट बाद स्मेल आ रहा है। अंदर एक वेइंग मशीन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, जिसको हमने बैठ के पका दिया। हमारी फट गई थी कि वो अब बैटरी तो फटने वाली है, हमने जल्दी से निकाल के बाहर फेंक दिया। फट गई फिर? पता नहीं। दरवाज़ा बंद किया, वापस आ गए। ठीक, कहाँ बाहर? हाँ बाहर, नेदरलैंड्स में? यहीं पे, घर पे। अरे ठीक। वो तो पूरा पिघल गया था क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा थी। उसने पूरा उसको पिघला दिया था प्लास्टिक को। देन ही वाज ऑलवेज टीजिंग मी, आपको पता ही नहीं है कि अवन में क्या डालते हैं, आप प्लास्टिक वो सीन था, बट अच्छा था, मज़ेदार था। स्नोबोर्डिंग के साथ साथ लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हैं। बहुत एक्सपीरियंस। मैं कभी बाहर गया नहीं था, जब बाहर गया पहले यूएस चला गया था, वो अच्छी बात थी। एक्सपीरियंस रहा। नाउ आई कैन ट्रैवल एनीवेयर विदाउट एनी टेंशन, एनी हर्डल्स। आई कैन सर्वाइव बेसिकली एनीवेयर इन द वर्ल्ड नाउ। तो वो बात है, एक्सपीरियंस लाइफ का भी